हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना एमएस कॉलेज बीकानेर से। स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे प्रत्यायोजन स्टूडेंट, जब किसी को अधिकार और कार्य सौंपा जाता है तो उसे हम प्रत्यायोजन कहते हैं। प्रत्यायोजन की विशेषताओं के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्रत्यायोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और प्रत्यायोजन के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये बात करेंगे प्रत्यायोजन की हमें क्यों ज़रूरी है। इसके लिए बहुत सारे कारण हैं, उसमें से है समय की बचत। पहला, उच्च अधिकारी अगर ये चाहता है कि नीति निर्माण और नियोजन करते समय उसे अधिक समय और अधिक कार्य उसमें करे, तो उसे अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों से अलग होना पड़ेगा, जो सरलतापूर्वक निम्न कार्य अधिकार दूसरों को प्रत्यायोजित जो अधिकारी करता है वो सफल हो जाता है। ये कहा जाता है कि व्यावसायिक अनुभव की सबसे बड़ी समस्या ये है कि व्यक्तिगत रूप से कुछ कार्य पारंगत व्यक्ति केवल इसलिए विफल हो जाता है कि उसे उन ऐसी जिम्मेदारियों से लाद दिया जाता है जिसका उसको कुछ मालूम ही नहीं होता। मुसीबत यह है कि बेचारा उनका प्रत्यायोजन करना भी नहीं सीख पाता। इसलिए अगर उच्च अधिकारी को अपने कार्यों में सफल होना है तो उसे समय की बचत करनी है, कार्य सही समय पर करना है, तो उसे अपने अधिकारों का कुछ सीमा पर प्रत्यायोजन करना होगा। सेकंड है तकनीकी जटिलता। आज जैसे जैसे समय के अनुसार परिवर्तन आ रहे हैं, संगठन में भी तकनीकी जटिलता आ रही है। हर अधिकारी को यह पता नहीं होता कि संगठन के सारे पहलू क्या क्या है। तकनीकी विषयों से संबंधित परेशानी के कारण कई बार प्रमुख अधिकारी विचार विमर्श, विश्लेषण और योजना के लिए दूसरे विशेषज्ञ के अधिकारियों का सहयोग लेते हैं। नेक्स्ट है सीखने का माध्यम। स्टूडेंट, प्रत्यायोजन अपने आप में एक सीखने का माध्यम है, एक प्रशिक्षण है। उच्च अधिकारी जब अधीनस्थों में कार्य को देता है और उन अधिकारों और कार्यों को निभाने के क्रम में अधीनस्थ के क्या क्या अनुभव हैं, ये सब उसको पता चलता है। तो परिणाम ये निकलता है कि उसके अधीनस्थों की ज्ञान, योग्यता और कौशल से उच्च अधिकारी अवगत हो जाता है। साथ ही अधीनस्थों में भी संगठन के प्रति प्रेम, पहल करने की क्षमता और मनोबल में वृद्धि होती जाती है। जब निम्न संगठन में महत्व है। प्रबंधकीय गुणों का विकास होता है। प्रत्यायोजन प्रक्रिया भविष्य के प्रशासक तैयार करती है। नई समस्याओं और चुनौतियों से जूझने की क्षमता यदि किसी में उत्पन्न करनी है तो सबसे अच्छा रास्ता है प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन करने के बाद उच्च अधिकारी को ये पता चल जाता है कि अधीनस्थ में कितना उत्साह, लगन और कार्य करने की क्षमता होती है। कई बार संगठन परिवर्तन के अनुसार संगठन में लचीलेपन का समावेश करना बहुत ज़रूरी होता है। नवाचारों को जोड़ना जरूरी है और ये नवाचार तभी होंगे जब संगठन में प्रत्यायोजन किया जाएगा। साथ ही इसमें कार्य बोझ जो होता है, संगठन में हर व्यक्ति एक निर्धारित सीमा तक ही कार्य करता है। अगर कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो उस कार्य को बोझ समझने लगता है। ऐसे में ये कहा जाता है कि सत्ता का उसे या कार्यों का उसे प्रत्यायोजन कर देना चाहिए। उत्तराधिकार में सहायक होता है। प्रत्यायोजन और उत्तराधिकारों का सीधा संबंध होता है। प्रत्यायोजन के द्वारा भविष्य के उत्तराधिकारी तैयार किए जाते हैं। एक उच्च प्रशासक द्वारा पद छोड़ने के बाद दूसरा अच्छा प्रशासक तभी मिलेगा जब संगठन ने प्रत्यायोजन को अपनाया होगा। इसलिए शेल का कहना है किसी भी अधिकारी के उत्तराधिकारी का रास्ता निर्मित करने का सबसे सही उपाय प्रत्यायोजन है। वास्तव में प्रशासक की नई पंक्ति के चुनाव और प्रशिक्षण
का महत्वपूर्ण साधन है। हर संगठन ने अपने कुछ आदर्श, परंपरा और मूल्य अपनाए के द्वारा आदर्श अधीनस्थों को बताए और समझाए गए हों तो हर संगठन में प्रत्यायोजन के द्वारा कर्मचारियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। वो संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए एल.डी. वाइट का कहना है, अमेरिका का शासन संचालन केवल वाशिंगटन के द्वारा नहीं हो सकता, बल्कि दूर क्षेत्रों में स्थित प्रशासनिक अभिकरणों और अधिकारियों को अपने स्तर पर निर्णय करने के अधिकार देने से ही हो सकता है। सत्ता के वास्तविकता तभी होगी या सत्ता का वास्तविक अर्थ तभी निकलेगा जब उसका प्रत्यायोजन किया जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है, अगर संगठन को समय पर अपने कार्य पूरे करने हैं तो सत्ता का उसे प्रत्यायोजन करना होगा। प्रत्यायोजन के कुछ एलिमेंट या तत्व होते हैं, वो होती है सत्ता, कार्य, उत्तरदायित्व। ये 3 चीज़ें होगी तभी एक प्रत्यायोजन होगा। यानी किसी व्यक्ति को बिना अधिकार के ना तो वो कार्य कर सकता है, ना ही उसके उत्तरदायित्व निर्धारित किए जा सकते हैं, इसलिए उसे सत्ता देनी होगी। साथ ही प्रत्यायोजन के लिए ज़रूरी है कि कौन सा कार्य किस व्यक्ति को कब सौंपना है और कैसे उससे काम करवाना है। साथ ही जिस व्यक्ति को ये कार्य सौंपे गए हैं उनके लिए उत्तरदायित्व भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। यानी उसको कुछ कार्य दिए हैं तो उसको पूरा करना उसका उत्तरदायित्व है। न्यूमैन ने प्रत्यायोजन के 3 चरण बताए हैं: अधीनस्थ को कर्तव्य सौंपना, सत्ता देना और उत्तरदायी बनाना। अब हम स्टूडेंट बात करते और अस्थायी। जब किसी अधीनस्थ को स्थायी रूप से सत्ता दी जाती है तो स्थायी प्रत्यायोजन, या कुछ विशेष परिस्थितियों में उसे सत्ता दी जाती है और वो वापस भी ले ली जाती है तो उसे अस्थायी प्रत्यायोजन कहता है। बिना शर्त और सशर्त प्रत्यायोजन वो होता है जिसमें कोई अधिकार सौंपे जाते हैं लेकिन कोई शर्त नहीं होती, यानी अधीनस्थ निर्णय लेने में सक्षम होता है। जबकि कुछ प्रत्यायोजन के साथ यदि कुछ शर्त जोड़ दी जाती है तो वो आंशिक प्रत्यायोजन कहलाता है। औपचारिक और अनौपचारिक। जब संगठन के लिखित नियमों के अनुसार प्रत्यायोजन होता है तो वो औपचारिक, और जब अनौपचारिक परंपरा रीति रिवाज के अनुसार प्रत्यायोजन होता है तो वो अनौपचारिक प्रत्यायोजन कहलाता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन। प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन ये होता है जिसमें एक व्यक्ति अधिकार देता है और दूसरे उस अधिकार को सौंपता है, जबकि अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन में उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारी के मध्य कोई और व्यक्ति भी होता है। लिखित और मौखिक प्रत्यायोजन। लिखित प्रत्यायोजन वो होता है जो लिखित आदेशों में दिया जाता है, जबकि मौखिक प्रत्यायोजन वो होता है जो मुँह ज़बानी बोलकर दिया जाता है। सामान्य और विशिष्ट प्रत्यायोजन। जब किसी अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को एक कार्य से संबंधित सारी गतिविधियां सौंप दी जाती है तो वो विस्तृत या व्यापक प्रत्यायोजन कहलाता है। लेकिन वो प्रत्यायोजन जिसमें सारे कार्य ना सौंपकर कुछ क्रियाएं ही सौंपी जाती हैं उसे सामान्य प्रत्यायोजन कहते हैं। स्टूडेंट, इस तरह देखा जाए तो प्रत्यायोजन के 6 प्रकार होते हैं: स्थायी और अस्थायी, बिना सामान्य और विशिष्ट प्रत्यायोजन। इसके बाद स्टूडेंट, प्रत्यायोजन के कुछ प्रिंसिपल भी हैं, वो इस प्रकार हैं: स्पष्ट होता है प्रत्यायोजन, इसमें निश्चित दायित्व होते हैं, संतुलन होता है, पूर्ण उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है, समीक्षा का सिद्धांत होता है, निरंतर संपर्क का सिद्धांत होता है और आदेश की एकता होती है। लेकिन ये इन सब के बाद भी प्रत्यायोजन की कुछ समस्याएं हैं। वो समस्या इस प्रकार है। पहली तो है इसकी समस्या संगठन से संबंधित समस्या, दूसरी है कर्मचारियों से संबंधित समस्या।
जब हम बात करते हैं संगठन संबंधी समस्याएं, तो इसमें पहली है कुछ संगठनों में प्रत्यायोजन के लिए स्थापित तरीकों और प्रक्रिया जो होते हैं वो प्रत्यायोजन के लिए आवश्यक होते हैं, वो नए और छोटे संगठनों में बाधा करते हैं। समन्वय प्रक्रिया का अभाव होता है। संगठन का आकार भी प्रत्यायोजन को प्रभावित करता है। संविधान, कानून और नियम भी प्रत्यायोजन की सीमाओं को निर्धारित करते हैं। गंभीर परिस्थितियों में प्रत्यायोजन नहीं किया जाता। कर्मचारी संबंधी बाधाओं में पद सोपान में उच्च स्थिति में जो व्यक्ति हैं उनमें घमंड होता है। उन्हें डर रहता है कि दूसरे व्यक्ति सही निर्णय ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। उनमें ये डर रहता है कि अधीनस्थ को अधिकार देने से कहीं वह विरोधी नहीं बन जाए। लोक प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप भी प्रत्यायोजन में बाधा होता है। सफल नेतृत्व नहीं होता। प्रत्यायोजन करने का इच्छुक व्यक्ति को ये पता ही नहीं होता प्रत्यायोजन ना होनी चाहिए, जबकि सफल व्यक्तियों में ये भावनाएं नहीं मिलती। अगर हमें प्रत्यायोजन को सफल बनाना है तो हमें प्रत्येक कर्मचारियों की जिम्मेदारी स्पष्ट करते हुए उसे उचित प्रशिक्षण देना होगा। संगठन की नीतियों के अनुसार उसका प्रसार करना होगा। संपूर्ण पद सोपान में ऊपर से नीचे तक सूचनाओं का आदान प्रदान करना होगा। साथ ही क्रियात्मक व्यवस्था संबंधी प्रक्रियाओं का मानकीकरण करना होगा। अगर हम प्रत्यायोजन में यह सब चीज़ें अपनाएंगे तो प्रत्यायोजन सफल हो पाएगा। अधीनस्थों में जो उच्च अधिकारी अधीनस्थों में विश्वास रखता है, उनसे सूचनाएं इकट्ठी करता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है, अनौपचारिक संगठनों का महत्व समझता है, वही वास्तव में सच्चा प्रशासक है और वो सही समय पर सही निर्णय ले सकता है और प्रत्यायोजन को वो सफल बना सकता है। आपका ये टॉपिक स्टूडेंट कंप्लीट हो चुका है।